Hello, everyone. Welcome to the very first class of CA Foundation Law. But since it is your first class, let me introduce myself. मैं हूँ शिवांगी अग्रवाल and आपकी law mentor हूँ. Of course, I have been teaching, I've been guiding, I've been mentoring CA, CMA students over the past 10 years. लाखों बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं और पढ़ चुके हैं and I am fortunate and indebted for all the love my students have showered on me. फिलहाल आप आज क्या हो गए हो, बड़े हो गए हो, है ना? बिकॉज अरे यार, अभी अभी मतलब स्कूल की लाइफ से, वो मस्ती भरी जिंदगी से बाहर निकल के स्टेपिंग इनटू प्रोफेशनल जर्नी, आई मीन इट इज सच अ बोल्ड एंड करेजियस स्टेप दैट यू हैव ऑलरेडी टेकन. और इस शुरुआत के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, आज आप जीवन में बड़े हो गए. ऑफकोर्स डोंट लूज दैट इनोसेंस, डोंट लूज दैट वो जो चाइल्ड लाइक चीज़ें होती है ना, वो जिंदगी भर आपके साथ रहनी चाहिए. बट आज आप सच में बड़े हो गए हो. सीए फाउंडेशन या सीए जर्नी कोई मजाक बात नहीं है. आई होप यू रियलाइज दैट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपने सच में यार मतलब तगड़ा चैलेंज दिया है अपने आप को. एंड आई एम श्योर एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ एंड आई ट्रस्ट माई स्टूडेंट्स कि भाई आप बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत करने वाले हो एंड यू विल एक्चुअली प्रूव द एंटायर वर्ल्ड, यू विल प्रूव योर सेल्फ कि येस, the course is worthy of me and I am worthy of this course, right? It has to be vice versa. तो भाई congratulations for taking that bold and courageous step of stepping into this journey of CA. बट फिलहाल ये तो बस शुरुआत है. सीए फाउंडेशन एक्चुअली जब आप क्लियर करते हो तब पता चलता है कि हम इस सीए जर्नी का हिस्सा है या नहीं है. तो वो तो अभी एंट्रेंस लेवल है, तो एंट्रेंस लेवल भी अभी क्लियर करना है, ठीक है? तो अभी से तो मतलब वो सीए वाला एटीट्यूड नहीं आना चाहिए. अभी एकदम बच्चे प्यारे से स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट बने रहो जो बहुत कीन है इन लर्निंग. बट ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स. मैं आज क्यों इतना कुछ बोल रही हूँ बिफोर एक्चुअली टीचिंग यू एनीथिंग, क्योंकि मुझे आपसे बिफोर वी एक्चुअली रीड एनीथिंग या आप कहीं पे भी कुछ भी पढ़ो, मैं एक चीज़ आज ही आपको समझाना चाहती हूँ दैट बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी इस सीए जर्नी में. कभी लगेगा यार 12-12 घंटे पढ़ना पड़ा है, अभी नहीं, अब बाद में अगर फाइनल पे जाओगे तो पढ़ना ही पड़ेगा यार. ठीक है, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ा है, सोने का समय नहीं है, बार बार पढ़े तो भी ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, रिविजन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा. तो यू माइट नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वन थिंग दैट विल एक्चुअली मेक यू अ सीए, ठीक है, वो क्या होगा? एक ऐसा डिसिप्लिन इन लाइफ दैट विल एक्चुअली मेक यू सीए इज कंसिस्टेंसी. ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ मोटिवेशन इज समथिंग जो आज कहीं से लेके अपने पास भर लो, या अपनी जो भी आपने कॉपी बनाई है ना ऊपर, उसमें लिख लो, आई विल बी कंसिस्टेंट एंड सेल्फ मोटिवेटेड थ्रू आउट सीए जर्नी. क्योंकि यहाँ पे हर दिन हम आपको मोटिवेट करने नहीं आएंगे, ठीक है? स्कूल में क्या होता है यार, रोज स्कूल जा रहे हैं, मैम के डंडे पड़ रहे हैं, मतलब अब तो खैर डंडे वंडे नहीं पड़ते हैं, पनिशमेंट्स अलग तरीके की हुई, बट स्टिल यू हैव दैट फियर, अरे यार स्कूल जाना कंपलसरी है बिकॉज आई हैव टू गेट दैट अटेंडेंस. अदरवाइज क्या होगा, अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो भाई एग्जाम में नहीं अपीयर हो पाएंगे. तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है. यहाँ पे कौन पूछ रहा है हमने क्लास किया नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है ना? इतने बच्चे, उसमें 2-4 हम भी बैठे हैं, 4 दिन छुट्टी मार ली, बंक मार ली, क्लास में पीछे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा सोशल मीडिया रील्स चला रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो आपकी लाइफ है, आपका करियर है, इसकी जो कमांड है वो आप ही के हाथों में होनी चाहिए, आपके किसी दोस्त के हाथ में नहीं होनी चाहिए. सो व्हाट योर फ्रेंड इज डूइंग इज इममटीरियल, ठीक है? आपका फ्रेंड जा रहा है खेलने, जो भी करने जा रहा है, आपको जाना है तो ये आपकी चॉइस होनी चाहिए. जस्ट बिकॉज वो जा रहा है एंड यू हैव दैट फोमो, यार हमसे मिस हो जाएगा तो आप जा रहे हो, दैट इज नॉट समथिंग विच इज राइट. ओके, सो सेल्फ मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी. व्हाई एम आई सेइंग कंसिस्टेंसी? क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं, आज खूब जोश आया यार, आज तो 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, और अगले दिन कल ही तो इतनी पढ़ाई की थी, आज क्या जरूरत है पढ़ने की? तो आज हमने कुछ पढ़ाई नहीं की, अगले दिन भी कुछ नहीं पढ़ी. ऐसे हमने 10, 20, 40, 50 दिन निकाल दिए जब हमने कुछ नहीं पढ़ी, और हम सोच रहे एग्जाम के पहले हम पढ़ के झंडे गाड़ देंगे. तो भाई एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ के आप झंडे कभी नहीं गाड़ पाओगे, क्योंकि जो भी आप पढ़ते हो ना तुरंत तुरंत, वो आपके बहुत एकदम शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है. तो एक दिन में आप पूरा कोर्स तो नहीं पढ़ लोगे,
तो और जो आप पढ़ रहे हो अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा ही नहीं रहा है, वो आपके शॉर्ट टर्म में ही रह जाएगा, तो काम नहीं करता है बेटा, इट्स नॉट इफेक्टिव। ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल रियलाइज आज के पहले दिन मैं इतना ज्ञान दे रही हूँ, शायद डर जाओगे। तो भाई यू हैव सिलेक्टेड अ ब्यूटिफुल कोर्स। रूमर्स में मत जाना, मैम स्कोप नहीं है क्या, विल AI रिप्लेस CAs, नथिंग लाइक दैट इज गोना हैपन, जस्ट एनहांस योर ओन वैल्यू, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, द वर्ल्ड इज गोइंग टू गिव यू इमेंस रिस्पेक्ट, ट्रस्ट मी। ठीक है, पर उसके लिए आपको कैपेबल बनना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही सिर्फ नहीं कि यार रट लिया कुछ वो कर लिया और बस ऐसे मिल गई हमें डिग्री, नोबडी इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू, क्योंकि रिस्पेक्ट इंसान की होती है, कोर्स की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती है। कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर होते हैं, भाई कितना पढ़ के इंसान डॉक्टर बनता है, पर लोग बोलते हैं ए यार फालतू डॉक्टर है, पता नहीं क्या क्या दवाई दे देते हैं, तो फिर आप नहीं बन पाए ना उतने कैपेबल। तो यहाँ पे आपको काबिल बनना है ना, CA तो बनना ही बनना है, साथ साथ एक काबिल CA बनना है, और फिर देखो भाई दुनिया वाह वाह करेगी, है ना। तो चल मैम डायरेक्ट पहला चैप्टर क्या है कोर्स में, क्या नहीं है कोर्स में, कुछ तो बताइए, रुको रुको सब बताती हूँ। देखो ये हमारा, अच्छा आई लेट मी फर्स्ट ब्रीफ यू विद दिस ओनली। सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टेप इनटू, है ना। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, एक एक चीज करके बताऊंगी, ध्यान से बस मुझे सुनो। आज का क्लास मतलब ओरिएंटेशन टाइप का समझ लो यार, कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़ा पाऊंगी, ज्यादा तो कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। CA फाउंडेशन लॉ, पता नहीं मैंने यहाँ क्यों लिख दिया है, तो यहां से ये हम हटा देते हैं। CA फाउंडेशन की जो हमारी जर्नी है, इसमें होते हैं 4 पेपर, आई होप यू नो दैट राइट, इतना तो समझ के, इतना तो बैकग्राउंड होमवर्क करके आए होगे, है ना। इसमें आता है हमारा पेपर 2 बिजनेस लॉज विच इज ऑफ 100 मार्क्स, राइट। तो ये रफ परसेंटेज ब्लूप्रिंट है जो इंस्टीट्यूट के द्वारा हमें दिया गया है, ऑफ कोर्स देयर कैन बी स्लाइट वेरिएशन, हो सकता है। टोटल 7 चैप्टर्स हैं बिजनेस लॉज में जो हमें पढ़ने हैं। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, IPA दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, LLP दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। पहले सिलेबस थोड़ा अलग हुआ करता था, अब सिलेबस थोड़ा अलग है। सो देयर माइट बी स्टूडेंट्स की भाई जिन्होंने ओल्ड सिलेबस में एग्जाम दिया, फॉर सम रीजन नहीं क्लियर हो पाया, तो आप माइग्रेट कर रहे हो टू द न्यू सिलेबस बिकॉज यू डोंट हैव अ चॉइस, एंड देयर आफ्टर कुछ चीज़ें आपकी पढ़ी हुई होंगी, कुछ चीज़ें आप नहीं भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, नाउ 0 से 5 नंबर का क्या है हमारा, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। 20 से 30 नंबर का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द हाईएस्ट वेटेज दैट यू हैव। उसके बाद वेटेज होती है सोगा, IPA और कंपनीज एक्ट की 15 से 20 नंबर। ठीक है, उसके बाद NIA और LLP एक्ट की सबसे कम वेटेज, बिकॉज ये एक ऐसी एक्ट है विच यू रीड एट द इंटर लेवल ऑल्सो। कंपनीज एक्ट भी पढ़ोगे, बट कंपनीज एक्ट तो भैया बहुत बड़ी है, तो अभी तो बस हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बाकी बहुत कुछ हम इंटर लेवल पे पढ़ेंगे। LLP एक्ट का मेन कंटेंट आप इंटर लेवल पे पढ़ते हो, तो यहाँ पे उसकी कवरेज क्या है, बहुत छोटी सी है। ऑफकोर्स वी विल स्टार्ट विद इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हम उसी से शुरुआत करेंगे, बिकॉज वहां पे हमें समझ में आएगा कि आखिर हम लॉ क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या बना क्या नहीं बना, तो बहुत कुछ है। ठीक है, उसमें जाने से पहले मैम आर वी गोइंग टू रीड फ्रॉम द स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट, या आपका कोई मटेरियल होगा। देखो अब मैं आपको ना पूरी अच्छे से वजह बताती हूँ, सब चीज बताऊंगी। ये देखो, ये हमने खोला चैप्टर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो इंस्टीट्यूट ने दिया है। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट देखो हमें कैसे देता है, इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने, ये देखो ये इंट्रोडक्शन दिया, फिर ये लॉ है, ये सोर्सेज ऑफ लॉ है। अब ऐसे बच्चों को पढ़ने में क्या होता है, मजा नहीं आता है, बच्चों को समझ नहीं आता मैम क्या पढ़े, ऐसे इतना रीड करते जाए, कोई हम नॉवेल पढ़े, हम क्या कर रहे हैं, तो वो दिक्कत होती है। अब देखो यही इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का हमारा मटेरियल है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको मैं सिखाऊंगी भी, यहाँ पे तो मैंने आइडेंटिफाई करके दे दिए हैं। आई विल ऑल्सो टीच यू हाउ टू आइडेंटिफाई कीवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये कीवर्ड्स हैं जो हाईलाइटेड है, अंडरलाइंड है। ठीक है, एक तरीके से सारे हेडिंग्स को मतलब क्लासिफाई करके, अगर इंट्रोडक्शन है तो वाइल और रिक्वायर्ड, एंशिएंट लॉ क्या था हमारा, ये 2 थे।
ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, व्हाट इज लॉ, फिर सोर्सेज ऑफ लॉ, ये मेन सोर्सेज हैं। ये जीओआई एक्ट आई थी हमारी, कॉन्स्टिट्यूशन, हु हैज द लॉ मेकिंग पावर, एंड देन देयर आर सम ऑल्सो एक्स्ट्रा शॉर्ट्स ऑफ नॉलेज दैट आई एड, क्योंकि बच्चों को कभी कभी क्या होता है, ये स्टेप्स हैं तो हमने उसको स्टेप्स इस तरीके से बना दिए कि बच्चों के लिए ईजी हो जाए। तो क्या ये मैम इंस्टीट्यूट के मटेरियल और आपके मटेरियल में कुछ चेंजेस हैं? द आंसर इज नो, द आंसर इज एब्सोल्यूट नो। क्यों? बिकॉज लॉ तो भाई इतना बड़ा है, अब इतना बड़ा थोड़ी ना मैं पढ़ा दूंगी, मैं क्या पढ़ाऊंगी आपको जो आपके सिलेबस में है, बिकॉज हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है बच्चों, ठीक है। आप कोई यहाँ पे लॉ फैकल्टी तो बनने बैठे नहीं हो, हाँ फ्यूचर में बन भी सकते हो, इतना मैं पढ़ा दूंगी आपको और आप अपनी और रिसर्च और वो करके एकदम आराम से बन सकते हो, बट फिलहाल क्या करना है हमें, और हमको जाके एडवोकेट वो प्रैक्टिस भी नहीं करनी है भाई कोर्ट ऑफ लॉ में, हमको क्या करना है, हमें सीए क्रैक करना है। तो सीए की जर्नी में जितना लॉ रिक्वायर्ड है वो हमें एकदम कंठस्थ होना चाहिए, एकदम बढ़िया से याद होना चाहिए, बढ़िया से आना चाहिए। तो जो आपके स्टडी मटेरियल का कंटेंट है यहाँ पे वही कंटेंट है विथ सम टॉप अप्स, बिकॉज कभी कभी क्या होता है सिर्फ एक लाइन से आपको समझ में नहीं आएगा, तो वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हमको ऊपर नीचे देनी पड़ती है, और बैकग्राउंड वो सब तो हम क्लासेस में बताते हैं आपको, है ना। तो विद सम टॉप अप्स एंड इन अ सिंप्लीफाइड मैनर, ठीक है। तो थोड़ा आपको ऊपर नीचे, थोड़ा पॉइंट्स में, थोड़ा सिंप्लीफाइड में, थोड़ा टेबल्स में, थोड़ा चार्ट में, अलग अलग तरीके से उसको हम लोग डिजाइन कर देते हैं, बस आपके लिए सुविधाजनक बनाने के लिए, जस्ट टू ईज दैट, राइट। So that's how it is. So we are not going to study from the study material. We are going to study from the material that I am going to provide it to you. पहली बात। अब दूसरी बात मैम, हमारा पढ़ने का अप्रोच कैसा होगा? How is our approach going to be? तो बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, सुन ही रहे होगे, है ना। सबसे सिंसियर बच्चे होते हैं जो सीए फाउंडेशन लेवल के होते हैं ना, बाद में जा के सब नालायक हो जाते हैं, सब अपना मस्ती काट रहे इधर उधर, कोई ध्यान से नहीं। फोकस, आई हैव टू कॉन्स्टेंटली से दिस, बट आई नो यू आर लिसनिंग टू मी। तो भाई अगर हम लॉ की बात कर रहे हैं ना, ये जो पेपर 2 है, दिस एक्चुअली मेक्स यू और ब्रेक्स यू, बिकॉज अकाउंट्स क्या है यार, बहुत पढ़ा है 11th 12th में, आधा कोर्स तो वही है, आधे से ज़्यादा कोर्स तो वही है ना। तो उतना अच्छे से आता है हमें कि हम थोड़ी सी भी एफर्ट लगाएंगे ना तो बड़े आराम से हमारे 80-90 नंबर आ जाते हैं। और आपकी जो इकोनॉमिक्स है दैट इज ऑल्सो सिमिलर, राइट। अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो वो तो थोड़ा मजेदार होता है, एंड दैट्स समहाउ दैट्स ऑब्जेक्टिव, राइट। लॉ, हाँ जहां आप जा रहे हो वो मत याद करना, सच में पसीने चढ़ा देता है भैया, बहुत बच्चों को पापड़ बेलने पड़ते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फॉर वेरियस रॉन्ग रीजंस आई वुड से। सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग choose your guidance wisely and choose the way of studying very effective and very proper, ठीक है। लॉ जैसा सब्जेक्ट अगर होता है तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज अंडरस्टैंडिंग, दैट इज टू हैव अ वेरी गुड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। भाई अगर कुछ पढ़ रहे हो तो उसका आगा पीछा पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ यार वर्ड बाय वर्ड हम स्टडी मटेरियल का पढ़ रहे हैं, है ना, मैं आपको बता रही हूँ ये लिखा है, ये है, ये लिखा है, ये है, ट्रस्ट मी, आपको लगेगा यार हमारा तो पूरा कोर्स हो गया। यू विल हैव जीरो रिटेंशन पावर, ट्रस्ट मी, यू विल हैव जीरो रिटेंशन पावर, ठीक है, अनलेस आप बहुत ज्यादा तेज हो, ठीक है, तो दिक्कत होती है यार। और आप बहुत ज्यादा तेज हो तो अच्छा है ना, यू कैन सेव इवन मोर टाइम विद बेटर। तो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से लेनी है कि अगर उस टॉपिक पे आपसे फिर कोई डिस्कशन कर रहा है सो यू शुड हैव दैट नॉलेज कि आप भी कुछ डिस्कशन कर सको, अदरवाइज वो इंस्टीट्यूट की एक लाइन थी वही उठा के आप भी चिपका दोगे, बस हो गया। उससे भाई प्रोफेशनल थोड़ी ना बनते हैं, उससे तो रट्टू तोता बनते हैं, रट्टू तोता थोड़ी ना बनना है हमें। अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट इज लर्निंग। अब सवाल ये होता है मैम क्या याद करें, इतना लंबा हमारा मटेरियल है कि पूरा रटना पड़ेगा? आंसर इज नो, यू डोंट हैव टू लर्न इट। याद आपको करना होता है कीवर्ड्स, याद आपको करने होते हैं हेडिंग्स, याद आपको करने होते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स ऑल्सो। सो इवेंचुअली द सेक्शन नंबर्स विच आर इंपॉर्टेंट आई मेक यू हाईलाइट एंड यू हैव टू लर्न दैट, राइट। सो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स वी विल इवेंचुअली मेक एंड वो याद करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो जो हेडिंग्स होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, हर सेक्शन में, हर प्रोविजन में जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी। याद मतलब लर्न करना पड़ेगा, ठीक है मैम। तीसरा होता है रिवाइज करना। अब रिवाइज क्या होता है, बच्चों को लगता है यार सीए का है काम तो हमें क्या करना होगा, कम से कम 4-5 रिविजन चाहिए, सीनियर्स ने ऐसा बताया है। मेरे बच्चों, ओनली वन रिविजन इज सफिशिएंट। ओनली वन रिविजन इज सफिशिएंट प्रोवाइडेड आप रिविजन कैसा कर रहे हो यार, ये समझो ना। अगर आप इफेक्टिव रिविजन कर रहे हो, जिसको कि मैं अपनी लैंग्वेज में कहती हूँ रिकॉलिंग, आई डोंट से दैट यू नीड रिविजन इन लॉ, आई से यू नीड रिकॉलिंग इन लॉ। आपको रिकॉल करना होता है, भाई क्या पढ़ा था मैंने, क्या मेरे को याद है। ये नहीं कि बुक के पन्ने हम पलट रहे हैं और उसको पढ़ते जा रहे वो काम नहीं करता है। तो मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगी कि क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से ये काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं, वो होता है प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग मीन्स राइटिंग आंसर्स। लॉ में यही तो मात खाते हैं मैम, समझ में सब आया, याद कर लिया, समझ नहीं आ रहा लिखे कैसे। तो ये लिखे कैसे इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि कभी पहले लिखा ही नहीं। तो जब हम लिखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि लिखते कैसे। So for that of course we'll do the writing practice and a lot of homework, ठीक है। तो उसका भी अभी बताती हूँ कि क्या जुगाड़ है हमारे पास, है ना। एंड लास्ट होता है प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन ये वाला नहीं, प्रेजेंटेशन जो आपके एग्जाम वाला टाइम होता है। एग्जाम में आपने क्या किया, दी डे, है ना, दी डे, वो, ठीक है। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू क्रैक लॉ, और इसमें आप 80+ मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो आज हमने टारगेट सेट किया है सीए फाउंडेशन की इस जर्नी को, तो हमें क्रैक करना ही करना है। साथ साथ हमें बिजनेस लॉ दैट इज पेपर 2, उसमें 80+ मार्क्स क्या करने हैं, लेके आने हैं, ठीक है। सो ये हमारा टारगेट सेट हो चुका है। ओके, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट 100% मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको ना समझ में आए कि अरे मैम ये क्या कह दिया, ये बुक में क्या लिखा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लर्निंग वाला पार्ट, देखो लर्निंग वाला पार्ट क्या होता है ना, आई विल शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं जब आपको इवेंचुअली पढ़ाती हूँ, अगर आप सेम डे उसको रिकॉलिंग कर लेते हो, जैसे मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए, जब हमारा क्लास ओवर हुआ आपने क्या किया, यू हैव क्लोज्ड द बुक। आपको 2 टॉपिक अभी अभी तो याद रहेंगे ना कि हाँ मैम ने ये 2 टॉपिक बताए थे। आप एक कॉपी उठाएंगे, रफ कॉपी, ठीक है। एक आपके होगी क्लास नोट्स, एक होगी प्रैक्टिस कॉपी, और एक होगी रफ कॉपी, ठीक है। या आपको लगता है कि इतना नहीं मुझे करना है, तो आप एक ही कॉपी में 3 सेक्शंस कर लो, ठीक है। आई वुड प्रेफर कि आप पतली ही कॉपी लीजिए, बट 3 कॉपीज लीजिए, कीप योर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, ओके। अब इसके अलावा यू शुड ऑल्सो हैव अ हाईलाइटर। हाईलाइटर इज अ मस्ट इन अ लॉ क्लास, ठीक है। तो ये 4 चीज आपके पास भी होनी चाहिए। अब जैसे ही हमारा क्लास एंड होगा, सबसे पहले जब हमारा क्लास शुरू हुआ तो क्लास में क्या होता है, अक्सर आई राइट दिस लाइक दिस एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो आपको क्या करना है, हेडिंग देनी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मे बी यू हैव रिटन सेक्शन 18, तो सेक्शन 18 ये आपने हेडिंग दे दी। 2 पेन कम से कम रखना, 2 पेन कम से कम मतलब ब्लैक और ब्लू, एक पेन जिससे आप हेडिंग देते हो कि इस सेक्शन से रिलेटेड मैम ने ये हमें लिखवाया, या फिर हमने लिखा, जो भी है, ठीक है। वो आपके क्लास नोट्स वाली कॉपी में जाएगा। 2 पेन आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। दूसरी जो हमारी कॉपी आती है प्रैक्टिस कॉपी। प्रैक्टिस कॉपी में आप क्या करोगे, 1 आंसर एवरी डे, 1 आंसर एवरी डे। एक आंसर बहुत भारी तो नहीं होगा, 10 मिनट लगेंगे एक आंसर लिखने में, बट इमेजिन इफ यू हैव 90 डेज इन हैंड मे बी, तो 90 दिन बाद जब आप अपनी ये कॉपी खोलोगे तो आपके पास 90 ब्यूटिफुल आंसर्स होंगे, एंड देन कंपेयर योर फर्स्ट आंसर विद द लास्ट आंसर एंड यू विल सी हाउ इमेंसली यू हैव ग्रोन, कि किस तरीके की आपने ग्रोथ अपने ही आंसर्स में विटनेस की। और उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाओगे, आपको नहीं लगता है कि आप कुछ बेहतरीन करके दिखाओगे। सो ये काम
जरूर करना है, ठीक है, जरूर 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 करना है। ओके, अब आते हैं हम रफ कॉपी पे। तो जैसे ही हमारा क्लास ओवर होगा, व्हाट यू हैव टू डू इज स्क्रिबल। बचपन में की होगी ना स्क्रिबलिंग, ऐसे 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 ऐसे, अभी भी क्या करना है, सिर्फ स्क्रिबल करना है, ठीक है। स्क्रिबल कैसे करना है, मैम ने 2 टॉपिक पढ़ाए। हाँ, उस टॉपिक में क्या था, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ ये, एक में क्या था, ये था, ऐसे ऐसे था, एक में ऐसे ऐसे था। यू आर राइटिंग सम वर्ड, यू आर नॉट राइटिंग सम वर्ड, क्या कर रहे हो डजेंट मैटर। तो मैम ये तो हम बिना स्क्रिबल किए भी बोल सकते हैं, बोल सकते हो, बट स्क्रिबल करने से क्या होती है, आपका जो ब्रेन होता है वो और इफेक्टिवली वर्क करता है, आपको नींद नहीं आती है, आपका फोकस जो होता है वो लिखने के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, सोचने के माध्यम से, सब तरीके से एक ही जगह पे होता है, ठीक है। सो बहुत अच्छी रिकॉलिंग होती है, और जब ये आप रिकॉल कर लेते हो देन इट समवेयर गेट्स स्टोर्ड इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड इट हेल्प्स यू एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो हमारा अप्रोच इसी तरीके का होगा। क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कंसेप्चुअली क्या है टॉपिक, वी आर गोइंग टू practice questions. I will discuss with you the questions and you have to practice or you have to eventually write one answer every day. ये खुद करना होगा, ठीक है। And that's how our course will proceed. I hope we are aligned और हम दोनों सेम पेज पे हैं, है ना। हाँ, चल अब बाकी का ज्ञान मैं धीरे धीरे देती रहूंगी, आज के क्लास के लिए फिलहाल इतना काफ़ी है। वी आर गोइंग टू बिगिन विद आवर कोर्स टुडे। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमें पढ़ना है दैट इज ऑल अबाउट इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ओके, ऑल्दो इसकी कवरेज अगर इंस्टीट्यूट के पर्सपेक्टिव से सोचे तो बहुत कम है यार, हो सकता है 0 नंबर का दे दे इंस्टीट्यूट, इसको पूछे ही नहीं, हो सकता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, उससे ज्यादा तो नहीं है ना। तो 5 नंबर तक का, अप टू 5 मार्क्स तक का हमारा ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है मैम, मतलब इस पे ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर क्योंकि ये पहला चैप्टर है एंड इट टॉक्स अ लॉट अबाउट योर फ्यूचर, मतलब जो भी आप बाद में पढ़ने वाले हो उसका ये बेस बनाने वाला है आपको, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो भाई चाह के ना चाह के इस पे हमें टाइम तो लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज ये आपको तैयार करेगा बाकी के चैप्टर्स के लिए। भले ही एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं हो, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। बट बिफोर वी बिगिन एनीथिंग यार, एक बात बताओ बच्चों, ये सब जो पढ़ा है, ये जैसे पेपर 1 है आपका, ये पेपर 1 कौन सा है, अकाउंटिंग है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना। तो ये तो हमें पता है, सब सोचते हैं कि भाई अकाउंटिंग जो होती है वो सीए क्या करता है, सीए अकाउंटिंग करता है, मैम ऑडिट करता है, सीए अकाउंटिंग में भी असिस्ट करता है, कुछ तो भी करता है, टैक्स वैक्स का काम करता है ना। तो हमें टैक्स एक्सपर्ट बनना है। आज के बच्चे हम लोगों की जनरेशन से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ट्रस्ट मी, व्हेन आई गॉट इनटू द कोर्स आई डिड नॉट हैव अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट सीएज एक्चुअली डू। ठीक है, ऑडिट वॉडिट करते हैं, ऐसा कुछ थोड़ा मोड़ा सुना था, मुझे नहीं पता आपको कितनी नॉलेज है, बट आई नो मुझसे तो ज़्यादा ही होगी। जब जब हम वहाँ थे तो वहाँ पे हमें बहुत कम नॉलेज थी, आज के टाइम में आपको उससे ज़्यादा है। सो आई होप यू रिलेट एंड होप यू अंडरस्टैंड कि भाई हम लॉ सीए के कोर्स में क्यों पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग पढ़ना है, समझ में आता है, फ्यूचर में करनी होगी, टैक्स वैक्स पढ़ते हैं, बहुत ज़रूरी है भाई, टैक्स वैक्स पे हम लोग काम करते हैं, टैक्सेशन एडवाइजरी देते हैं। टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स, इट इज़ अ लॉ, एंड व्हाट आर वी डूइंग, हम एडवाइजरी दे रहे हैं, हम टैक्सेशन मैटर्स पे एडवाइस देते हैं, हम टैक्स के अंदर ऑडिट करते हैं, हम बहुत सारे लॉज के अंडर भी काम करते हैं। मैम ये क्या बोल रहे हो बच्चों, जब आप फ्यूचर में सीए बन जाओगे है ना, तो क्या करेंगे, कुछ बच्चे चले जाएंगे जॉब में और कुछ बच्चे चले जाएंगे प्रैक्टिस में, है ना। जो जॉब में गए उनको तो जो उनका एम्प्लॉयर बोलेगा भाई वो करने लग जाएंगे, क्योंकि पैसा तो एम्प्लॉयर ही दे रहा है। जो प्रैक्टिस में रहेंगे वो अपने मन का करेंगे, है ना, वो डिसाइड कर सकते हैं। मैम वो भी कुछ मन का नहीं करेंगे, उनको जो क्लाइंट बोलेगा ना वो वही करने वाले हैं। क्लाइंट आ रहा है भाई, वो पैसे दे रहा है, जो आप बोलोगे वो हम करेंगे। पर क्लाइंट कभी कभी आता है ना और ऐसे पूछता है सर मैंने एक फैक्ट्री खोली है,
इसमें क्या पीएफ वीएफ काटना पड़ेगा क्या? पीएफ वीएफ काटना पड़ेगा क्या? और बाप रे, इस पे जीएसटी लगेगा क्या? वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? वो बैंक वाले तो ऐसा बोल रहे हैं सर। अब ये क्या होता है? वी आर दैट फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट। हम उनको ये नहीं बोल सकते आप जाइए ना लॉयर से जाके पूछिए, सब लॉ की चीजें हमसे आके क्यों पूछ रहे हैं? भाई हम उनके फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं एक तरीके से। वी आर दैट फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट। आप हमसे ही आके ये सब चीजें डिस्कस करते हो तो हम हाथ जोड़ के आपको नमस्कार करके ऐसे लीगल दूसरा तरफ तो दरवाजा नहीं ठहरा सकते ना। फिर वो बोलेंगे यार इनको कुछ नहीं पता है। उनको ये नहीं पता है कि हम क्या करने वाले, इसीलिए हमारे करिकुलम में लॉ डाला गया है। बिकॉज ये जो क्लाइंट्स, ये जो बहुत सारे लोग होते हैं, अगर हम किसी कंपनी में गए तो मैनेजमेंट हमसे आके बुला के पूछने लगती है। मैं फर्स्ट डे जब अपने उस पे गई थी, एक ऑफिस में गई थी समझ लो। अब उसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री जोग्राफी है तो उतना हम किसी और दिन समझेंगे, बट मैं एक दिन ऑफिस गई थी। तो वहां पे मुझे एक्चुअली मेरे जो सीनियर थे, मतलब उस कंपनी के जो एक्चुअली ओनर थे, उन्होंने मुझसे बुला के पूछा था कि शिवांगी ये बताओ यार यहाँ पे ईपीएफ का रेट ऐसा चल रहा है, वहां पे ये बता रहे हैं। आई वाज लाइक कि यार मेरे को तो लॉ में इंटरेस्ट है, सो आई विल बी एबल टू आंसर, बट एक्चुअली क्या इन लोगों को इतना, सीएवीए में हमने कहाँ पढ़ा है ये सब कि ये मेरे से ये पूछ रहे हैं? सीएस आर एक्सपेक्टेड टू हैव ऑल दिस नॉलेज, ठीक है? तो उनको बहुत कुछ पता होना चाहिए। एंड स्पेशली बिकॉज हम कंपनी से रिलेटेड बहुत कुछ काम करते हैं, तो जो कंपनी लॉ की नॉलेज है ना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर सीए जर्नी, ठीक है? तो सबसे पहली बात, अवेयरनेस ऑफ लॉ इज एसेंशियल टू बिकम फुल फ्लेजेड चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्यों? क्योंकि जो सीए होता है वो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ऑन मेनी लीगल मैटर्स। तो हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए सो दैट वी कैन एडवाइज आवर मैनेजमेंट, आवर क्लाइंट्स एट अ बेसिक और थ्रेशोल्ड लेवल। तो थोड़ी तो होनी चाहिए ना, है ना? वो कुछ एक्सपर्ट है, उनका कुछ बहुत डिग इन टू डीप है, तो फिर हम रेफर कर सकते हैं कि आप इनको देख लो, है ना? टैक्स, जो हमें लगता है हम टैक्सेशन एक्सपर्ट बनेंगे, भाई टैक्स क्या है? एक तरीके का लॉ ही है। ये सब समझने से पहले क्या आपको नहीं लगता आपको ये जानना जरूरी है भाई ये लॉ है क्या? व्हाट इज एक्चुअली लॉ? सो सॉरी। पहला सवाल हमारा, व्हाट इज लॉ? लॉ हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैं फिलहाल इतना करती हूँ, ठीक है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमने क्या कराया है? कुछ नियम कानून बनाए हैं, जिसको हम नियम कानून, है ना, कुछ नियम बनाए हैं जिसको कौन फॉलो करता है? इंडिया में 140 करोड़ लगभग लोग हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं? फॉलो करते हैं इन रूल्स को, है ना? क्यों करते हैं मैम? क्यों करते हैं? देखो, मैं ये देखो, ये दिख रहा है? हमारे पास इतनी बड़ी सी दुनिया है ना, यू कैन सी द एंटायर ग्लोब, भाई पूरी वर्ल्ड है हमारे पास। और उसको अगर हम घुमाते फिराते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, तो वहां पे हमको दिखता है एक छोटा सा हमारा प्यारा सा देश, छोटा नहीं, इंडिया। और इंडिया क्या है यार? बहुत बड़ा है। कितने सारे स्टेट्स हैं, कितने सारे शहर हैं, उसमें कितनी सारी निकलती हुई गलियां हैं, और उन गलियों में रहते हुए कितने सारे लोग हैं। ये हमारा बनी कैरेक्टर है जो घूम घूम के हमें सारी चीजें दिखा रहा है। यू विल इवेंचुअली गेट फेमिलियर विद दिस ऑल्सो। अब इन गलियों में रहते हुए जो लोग हैं ना, दे आर ऑफ डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट एज ग्रुप, है ना? कोई बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, राइट, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है। सो दे आर नॉट ऑफ सेम आइडियोलॉजी। इनकी सबकी थिंकिंग अलग है, सोच अलग है, किसी को कुछ सही लगता है, किसी को कुछ और सही लगता है ना? सो वी कैन नॉट अलाइन ऑल दीज पीपल ऑन एनी वन टर्म। हम नहीं बोल सकते नहीं यही सही है ना? बट भाई हमारा जो देश है उसमें ऑब्वियसली ये सारे के सारे लोग रहते हैं, एंड वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज पीपल। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं यार हम तो इन्हीं को सोच के या इसी सेक्टर ऑफ पीपल को सोच के जिनके वो है उन्हीं का काम करेंगे, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या होगी? देखो, प्रॉब्लम क्या होती है अगर हम कोई नियम नहीं बनाएंगे,
दिस इज व्हाट माइट हैपन। यहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई ये गाड़ी है, टूटी फूटी सी दिख रही है, बट आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा ये गाड़ी किसी ना किसी से तो जाके भिड़ी है ना। अगर मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ, रोड पे जाती हूँ, और कोई नियम कानून नहीं बने हुए हैं, हम मान लेते कोई नियम, मतलब कोई नियम नहीं बने हुए, हम सोच भी नहीं सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने नियम और कितने लॉज या कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में हम एंटर कर जाते हैं ऐसे हम बाहर निकलते हैं तो। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, अभी धीरे 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 आपके भी होराइजन खुलेगा। तो हम बाहर निकले और मैंने अपनी गाड़ी निकाली, और क्या हो रहा है ना, एक ऐसी सिचुएशन है कि कोई गाड़ी इधर से आ रही है, कोई गाड़ी इधर से आ रही है, कोई गाड़ी उधर से आ रही है, और कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, नोबडी इज कंट्रोलिंग एनीथिंग। दो बच्चे अपना वही मेन रोड पे ऐसे बैडमिंटन खेल रहे हैं ना, रोड्स बनी है तो गड्ढे है तो ऐसा है तो वैसा। क्या होगा? इट विल लीड टू एक्सीडेंट्स। विल बी एबल टू लिव? नो मैम, ऑफ कोर्स नॉट। तो हम पीसफुली तो नहीं रह पाएंगे क्योंकि इतने सारे लोग हैं, दे आर नॉट ऑफ सेम मेंटालिटी, एंड इफ वी डू नॉट मेक रूल्स तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो, प्रॉब्लम ये बनी देखता जा रहा है, दो चार प्रॉब्लम हमको आइडेंटिफाई करके दिखा भी रहा है कि भाई एक तो देखो कि ये बड़ा बुरा कार क्रैश हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास ट्रैफिक रूल्स नहीं होंगे, ट्रैफिक रूल्स भी क्या है? रूल्स है भाई, रेड लाइट है रुक जाओ, इधर से आ रहा है उसको जाने दो। बहुत सारी जगह क्या हो सकता है, हाई पोल्यूशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एयर एक्ट, पोल्यूशन एक्ट, ये सब नहीं है। मतलब इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चर करती जा रही, कोई उनको नहीं बोल रहा है यार इतना धुआं उड़ा रहे हो, पोल्यूट कर रहे हो, ये सारा कचरा उठा के यहाँ डाल दिया वहां डाल दिया, बीमारियां बढ़ेंगी, है ना। तो बहुत सारी मेजर दिक्कतें हो सकती हैं अगर हमने नियम नहीं बनाए। सो इफ वी वांट टू लिव इन अ पीसफुल सोसाइटी, इफ वी वांट टू लिव इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, बहुत जरूरी है यार, नियम तो बनाने पड़ेंगे। घर में अगर हम चार लोग रहते हैं और हम नियम के बिना रहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा वाली दिक्कत हो जाती है। ठीक है, फिलहाल इसको हम खत्म करते हैं और हम यहीं पे आते हैं। तो जब हम चार लोग रहते हैं तो भी हमें नियम बनाने होते हैं। तो जब 140 करोड़ लोग रह रहे हैं और उनको पीसफुली रहना है तो भाई नियम तो बनाने पड़ेंगे। पर अब सवाल ये उठता है यार, हम इनकी क्यों सुने? हमारे लिए नियम कोई और क्यों बनाएगा? हमसे बड़ा हमारा, हम इंडियंस से बड़ा, आई वुड से इंडियंस का ईगो होता है ना। तो भाई ईगो को तो फीड करना बहुत मुश्किल है, पर होता है। घर में चार लोग रह रहे हैं ना, मैम आपने बताया, तो हमारे पापा हमारे लिए नियम बनाते हैं, वो ही हम बड़ी मुश्किल से मानते हैं। हम तो अपने माय लाइफ माय रूल्स वाले इंसान हैं। तो पापा ने अगर नियम बना दिया कि रात में 10 बजे से रात में 10 बजे से पहले घर पे आ जाना है, तो आपको क्या लगता है कि हम मान लेंगे? कोई नहीं। हम बोलते हैं हमारे पास कोई फ्रीडम ही नहीं है, कैसे पेरेंट्स हो आप लोग, उसके पेरेंट्स देखो इसके पेरेंट्स देखो, तो हम तो ऐसा निकाल देते हैं, पूरा रायता फैला देते हैं। तो हम कैसे किसी और के बनाए हुए नियम को मान लेंगे? दिक्कत की तो बात आप कह रहे हो, पर इसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन कैसे निकाला गया? भाई पहले क्या थे? हम स्लेव्स थे, राइट? यूके, ब्रिटिश, आप समझो। और वो क्या करते थे? इंडिया पे राज करते थे। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया को आज़ादी मिली, इंडिया से ब्रिटिशर्स भाग गए, हमने भगा दिया। 1947 में हम क्या हो गए? आज़ाद हो गए। अब सवाल ये उठा कि भाई इंडिया में इतने सारे लोग हैं, पहले बहुत पहले क्या होता था, एंशियंट समय में एकदम राजा महाराजा होते थे, और राजा लोग क्या करते थे? प्रजा के लिए नियम बनाते थे, प्रजा को फॉलो करना पड़ता था, और अगर नहीं करती थी तो उनको दंड मिलता था। तो ये जो राजा लोग होते थे ये प्रोटेक्ट भी करते थे। अब राजा महाराजा के समय पे हम नहीं जाते, हम लीगली बात कर रहे हैं, तो हम लीगल चीजों को देखते हैं। तो बेसिस फॉर ऑल द लॉज, जब इंडिया एक्चुअली आजाद हुआ तो उसके बाद क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज्यादा सुप्रीम माना गया। संविधान जैसे बोलते हैं ना, इंडियन संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन सारे लोगों ने मिलके बनाया, और उसमें ये लिखा गया कि इंडिया क्या है? रिपब्लिक है। इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक नेशन है। मतलब इट इज फॉर द पीपल, इट इज बाय द पीपल, राइट? मतलब हम अपने लिए लॉ खुद बनाएंगे, ये नेशन हमारे लिए है, हम मतलब सब चीज खुद करने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई नियम बनाना है, भाई मुझे लग रहा है यार मेरे घर के बाहर देखो ये ऐसा ऐसा हो जाता है, यहाँ पे कोई नियम बनाओ कि ये ऐसा रहे। तो अब ये नियम बनाना है, ये तो समझ में आ गया, मुझे समझ में आया। मान लो मैं उठी और मैं सबके पास गई, देखो ये नियम बनना चाहिए, ये नियम बनना चाहिए, आप क्या एग्री करते हो, आप क्या एग्री करते हो, आप क्या एग्री करते हो? तो 140 करोड़ जनता के पास गई मैं,
और मैंने वहां जाके फिर सबसे सहमति ली, कुछ लोगों ने एग्री किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने मुझे भगा दिया लात मार के। क्या ऐसे लॉ पास हो सकता है? क्या ऐसे नियम हम बोल सकते हैं कि यार इतने लोग मान गए, चलो चलो अब ये लॉ बन गया, अब ये नियम बन गया, अब जो नहीं मानेगा ना इसको, उसके ऊपर क्या लगेगी? पेनाल्टी लगेगी। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना यार। तो हमने क्या किया, हमने इसका एक तरीका निकाला। हमने बोला इंडिया के जो लोग हैं वो अपनी बात रखेंगे थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब अब आप बड़े हो गए हो, है ना? क्योंकि आप बड़े हो गए हो तो मेरे प्यारे बच्चों, यू मस्ट बी नोइंग एंड यू शुड बी नोइंग। ये सब अभी एक हमूराबी परमुराबी को हटाओ फिलहाल। आई होप यू नो कि हम इलेक्ट करते हैं, है ना, 2 बार। एक जो एडल्ट इंसान होता है हमारी कंट्री में, वो इलेक्शंस में वोट करता है। वोट कैसे करता है? 2 बार करता है। एक बार आप स्टेट इलेक्शंस में वोटिंग करते हो और एक बार आप लोकसभा इलेक्शंस में वोटिंग करते हो, है ना? मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, हमने पूरे इंडिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि इस पार्ट के भाई आप लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लो, ठीक है, और सिर्फ उससे हम सहमति लेंगे। अगर वो बोलेगा हाँ तो हम ये मान लेंगे कि आप सब एग्री कर रहे हो। अब उसमें से हो सकता है 4 लोग एग्री नहीं भी करें, फिर भी उनके ऊपर बाइंडिंग होगा वो लॉ, क्योंकि भाई हम हर एक की सहमति तो नहीं ले सकते। घर पे होता है ना, मेजॉरिटी विंस। 3 लोग एक तरफ के हाँ हाँ मूवी जाना है, एक मना कर रहा है नहीं यार मेरा मन नहीं है, तो या तो तू रह जा, इससे आउट रहो, और या फिर दिस इज गोना हैपन, राइट? तो मेजोरिटी के हिसाब से क्या होता है, काम हो जाता है। तो यहाँ पे भी मेजोरिटी के हिसाब से हमारे इंडिया में काम होता है। बट वी कैन नॉट गो एंड आस्क एवरी सिंगल सिटीजन। तो हमने क्या किया, रिप्रेजेंटेटिव का काम किया। तो अब ये सारे पार्ट्स में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव कहाँ चला जाएगा? यहाँ से हमने जो रिप्रेजेंटेटिव उठाया वो कहाँ चला गया? वो जाके लोकसभा में बैठ गया। लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है, या फिर हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। हाउस ऑफ पीपल मतलब यहाँ जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं। बस मेरी बात आज ना बहुत ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है? दिस बैकग्राउंड इज वेरी मच नीडेड फॉर यू टू अंडरस्टैंड लॉ, ओके, एंड अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, हाउ द थिंग्स हैपन, राइट? और ये दूसरे लोग क्या होते हैं हमारे? एक और बंदे को हमने इलेक्ट किया है, वो स्टेट लेवल पे हमारा काम कर रहा है, ठीक है, वो स्टेट लेवल पे काम कर रहा है। तो वो और छोटे छोटे आप बांट दो, और क्या हो रहे हैं, वो रीजन के लोग हैं, वो सारे के सारे कहाँ बैठेंगे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं। ये लोग क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। ये हर स्टेट की अलग अलग वो होगी। ये लोग क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, और वो जाके बैठता है राज्यसभा में, राज्यसभा में। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हाउस ऑफ स्टेट्स या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज द अपर हाउस। मतलब अब अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द स्टेट लॉज, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द स्टेट थिंग्स, ठीक है? तो अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात कर रहे हैं, हमारे पास है लोकसभा में बैठे हुए बहुत सारे लोग जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव है फ्रॉम वेरियस रीजन्स, और हमारे पास है राज्यसभा में भी बैठे हुए बहुत सारे लोग। राज्यसभा में क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मतलब वहाँ के लोग तो अपने लोगों को भेजते ही भेजते हैं, साथ साथ प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भी कुछ लोगों को क्या करते हैं, यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। मतलब द पर्सन्स हु आर एमिनेंट फिगर्स, और यू कैन से द पर्सन्स हु आर एक्सपर्ट्स, ठीक है, तो उनको भी क्या करते हैं, वो यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड,
उनको भी क्या करते हैं, वो यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, मतलब जैसे साइंस है, आर्ट है, लिटरेचर है, उन सब के। ठीक है, तो हमारे पास ये लोग हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, लॉ कौन बना रहा है, यही लोग लॉ बना रहे हैं। अब इन लोगों को लगा कि यार ये नियम की जरूरत है, यहाँ पे इन्होंने प्रपोज किया, हमने लोकसभा में लोगों के सामने, जितने भी मेंबर्स हैं उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि यार ये नियम बनना चाहिए क्या, सबने बोला हाँ हाँ बनना चाहिए, मतलब इन्होंने अप्रूव किया, तो आप समझ लो सारी जनता ने अप्रूव किया। ठीक है, उसके बाद ये गया राज्यसभा के में पास, राज्यसभा में क्या हुआ, इन लोगों ने भी अप्रूव कर दिया, और अच्छी बात है, प्लस प्रेसिडेंट इन्होंने भी अप्रूव कर दिया, तो और अच्छी बात है। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं पार्लियामेंट। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। मैंने आपको कुछ बेसिक फ्रेमवर्क और बेसिक आइडिया दिया है, अभी आपको पता भी नहीं होगा कि अभी हम इसको कहाँ से निकाल के, कहाँ से कनेक्ट करके क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सब कुछ छोड़ते हुए पहले मैं कहाँ आ गई हूं, सोर्सेज ऑफ लॉ पे। लॉ क्या होता है, फिलहाल मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी हमने एग्जैक्ट डेफिनेशन या एग्जैक्ट क्या आपको एग्जाम में लिखना है वो नहीं पढ़ा है। फिलहाल मैंने क्या बताया, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, लॉ हमें बनाना चाहिए, पर हम सब मिलके हमारे लिए लॉ नहीं बना सकते। लॉ इज वेरी मच नीडेड इफ यू वांट टू लिव इन अ पीसफुल सोसाइटी, इफ यू वांट टू लिव पीसफुली, इफ यू वांट टू लिव इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। नहीं तो जंगलियों की तरह रहो, एनिमल्स की तरह रहो, क्यों इंसानों की तरह रह रहे हो, हम छीनेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, एकदम जंगली जानवर बन जाओ, नहीं बन सकते ना, हमें सिविलाइज सोसाइटी में रहना है ना, तो इसके लिए लॉ बहुत जरूरी है। ठीक है, लॉ को जो फॉलो नहीं करेगा उसको एडिक्वेट पनिशमेंट देना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात जो हमारी गवर्नमेंट होती है ना, जो हमारी गवर्नमेंट होती है जिसको हम इलेक्ट करते हैं, उनके 3 विंग्स होते हैं, उनके 3 विंग्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है जुडिशरी। सॉरी, तीसरा होता है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव की अगर हम बात करें तो कौन लॉ बनाता है, तो मैंने आपको बताया, फिलहाल मैं यहां पे लिख रही हूं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब क्या हो गया, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ओके, सो पार्लियामेंट मेक्स लॉ। ये बात कहाँ लिखी है, ये हमारे दिस इज रिटन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात पे कोई मतभेद ना हो, इसलिए जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उसमें ये बात लिखी गई थी। आई टोल्ड यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, है ना। इंडिया में क्या होगा, कैसे होगा, किसके पास क्या हक होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है हमें बेसिक राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट। सो वी गेट दैट बेसिक राइट्स ऑल्सो फ्रॉम आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देता है, ड्यूटीज देता है, ये सारी बातें भी बताता है। वी हैव आर्टिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुना होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पूरे देश के लिए कानून बनाने का हक किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट का मतलब क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लोकसभा में कौन होता है मैंने आपको बता दिया, राज्यसभा में कौन होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स, राइट। तो ये लोग मिला के क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। अब लॉ चलाता कौन है, लॉ बन गया ना, अब ये सबको फॉलो करना है, बट इज इट बीइंग फॉलोड और नॉट। मैम, जो पुलिस अथॉरिटीज होती है ना, वो देखती है लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिर्फ पुलिस वाले देखते हैं लॉ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले नहीं देखते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले देखते हैं इनकम टैक्स ये लोग ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जीएसटी वाले देखते हैं, है ना। बिजली डिपार्टमेंट वाले देखते हैं बिजली की चोरी तो नहीं हो रही है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू its ministries, through its ministries and department,
मिनिस्ट्रीज मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट है हमारे पास, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सब आ गया, हमारा इनकम टैक्स वगैरह सब चीज़ें उसी में आ गई ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे आप सुनते हो ना, होम मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, है ना। तो अब ये मिनिस्ट्री है, इसको हेड करता है एक मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। सो आइडियली व्हेन वी से कि हाँ रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी है, जिनके ये पर्टिकुलर इंसान प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, सो ही इज हेडिंग ऑल द मिनिस्टर्स, राइट, ही इज हेडिंग ऑल द मिनिस्टर्स, राइट। सो सारे मिनिस्टर्स उनके पार्टी के होंगे, ठीक है। अब वो हेड कर रहे हैं सारे मिनिस्टर्स को, उन सबका काम क्या है, उन सबका काम लॉ को बनाना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो रूलिंग गवर्नमेंट के भी कुछ लोग होंगे, नॉन रूलिंग गवर्नमेंट के भी कुछ होंगे। आप समझ रहे हो, पूरे इंडिया को हमने बांटा गया, यहां से किसी का रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी का था तो यहां से कोई रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस का भी आ सकता है, वो सब यहां बैठे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में कौन जाता है, जो रूलिंग गवर्नमेंट हमारी होती है, ठीक है, तो वो काम कर थ्रू इट्स डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, और इनका काम क्या है, टू एनफोर्स लॉ एंड ऑर्डर, टू एंश्योर कि भाई कोई गड़बड़ ना करो, जो नियम कानून बने उसके हिसाब से चलो या नहीं चलो। और हमारी जुडिशरी जो बॉडी होती है उसका काम क्या होता है, टू गिव पनिशमेंट्स फॉर नॉन कंप्लायंस, ठीक है। तो जो नहीं मानेगा उसको क्या करेंगे लोग, उठा के पनिशमेंट देंगे, ठीक है। चलो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास हियर इटसेल्फ। आज का क्लास मैं बहुत ही छोटा सा रख रही हूँ, और मैंने फिलहाल आपको यहाँ से कुछ नहीं बताया, बट जाने अनजाने आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, यू हैव रेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी, मतलब आपने ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, ये भी आपने पढ़ लिया है। अभी आपको आइडिया नहीं है आपने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है, बट नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगी, इसको कनेक्ट कराऊंगी, एंड उसके बाद हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो रिवाइज करा के एक बार हम कनेक्ट करेंगे इससे, एंड देन वी विल स्टार्टिंग, राइट। चलो, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।